नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे कि कैसे पाठ्य योजना बनाया जाता है। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको शिक्षण कार्य करना है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर सूक्ष्म पाठ्य योजना हम पढ़ा रहे हैं तो उसी कॉलेज का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रैक्टिस कराया गया है, इसलिए इसका टाइमिंग भी 15 मिनट दिया गया है। नहीं तो जो दूसरे कॉलेज में पढ़ाया जाता है, शिक्षण लगता है, तो वहाँ 36 मिनट का होता है। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा, नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 15 मिनट। यहाँ हमारा प्रकरण है महासागर। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पहला, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना व प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। पाँचवां, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना। छठवां, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना। ये सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है विषय से होता है, लेकिन ये विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। जैसे पहला विशिष्ट उद्देश्य, छात्र महासागर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र महासागर के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। छात्र महासागर के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र महासागर को वर्गीकृत कर सकेंगे। पाँचवां, छात्र महासागर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रदर्शित कर सकेंगे। छठवां, छात्र महासागर के प्रकारों को वर्गीकृत कर सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षा सहायक सामग्री, चार्ट, चाक, ग्लोब, मानचित्र, श्यामपट्ट आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र महासागर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो छात्र बताते हैं 8 ग्रह हैं। दूसरा प्रश्न, जल मंडल किस ग्रह पर पाया जाता है? तो छात्र बताते हैं पृथ्वी पर पाया जाता है। तीसरा प्रस्तावना का प्रश्न, पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो छात्र बताते हैं महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों आदि में। चौथा प्रश्न, महासागर के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये महासागर जो होता है विस्तृत हो जाता है, ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन हम लिखते हैं यहाँ। उद्देश्य कथन कि बच्चों, आज हम लोग महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे या कार्य करेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु, यहाँ प्रस्तुतिकरण ऊपर लिखते हैं। फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में महासागर, पहला, पृथ्वी पर जल के क्या क्या स्रोत हैं? तो छात्र बताते हैं महासागर, नदी, झील आदि। दूसरा, पृथ्वी पर कितने महासागर पाए जाते हैं? तो छात्र बताते हैं 5 महासागर पाए जाते हैं। तीसरा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो छात्र बताते हैं 71% या 1/3% भाग पर जल है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर जल के स्रोत नदियाँ, महासागर, तालाब, झील आदि हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। जल के इन महान खंडों को हम महासागर कहते हैं। प्रत्येक महासागर में कई छोटे छोटे खंड होते हैं जिसे सागर कहते हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। ये गलत है, यहाँ लिखा हुआ है प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर। ये अटलांटिक महासागर, अंध महासागर कहते हैं, एवं आर्कटिक महासागर हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। फिर प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले महासागरों के नाम बताओ। तो प्रशांत महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर। यहाँ भी गलत दिया गया है। 5 महासागर हैं, प्रशांत, अंध महासागर या इसी को अटलांटिक महासागर कहते हैं, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर और महाद्वीप दोनों हैं। दूसरा प्रश्न, महासागरीय लहरों की उत्पत्ति कैसे होती है?
पवन की गति के कारण होती है। तीसरा प्रश्न, महासागरीय गतियों के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, तालाब एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरों या समुद्रों का जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगें, धाराएं एवं ज्वार भाटा। लहरों का जन्म पवन की गति के कारण होता है। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। जब सागर का जल किसी निश्चित दिशा की ओर चल पड़ता है तो इसे महासागरीय धारा कहते हैं। बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न, पहला प्रश्न, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो छात्र बताते हैं 29% भाग पर स्थल है। अब इसको छात्राध्यापिका द्वारा या छात्राध्यापक द्वारा पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि पृथ्वी पर 29% भाग पर स्थल है। महासागरीय लहरों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो छात्र बताते हैं पवन की गति के कारण। अब इसके भी उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि महासागरीय लहरों की उत्पत्ति पवन की गति के कारण होती है। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो छात्र बताते हैं प्रशांत महासागर। अब इसके उत्तरों को भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। चौथा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो छात्र बताते हैं चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण। अब इसके भी उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न, जो पढ़ाए हुए पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। छात्रों को जो कुछ भी याद हुआ उसको सही तरीके से याद कराने के लिए पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। दूसरा, महासागरीय लहरों का जन्म कैसे होता है। तीसरा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले महासागरों के नाम बताओ। चौथा, ज्वार भाटा क्या है। उसके बाद गृह कार्य दे दिए जाते हैं कि इसको छात्रों को घर से लिख कर लाएंगे। पहला, महासागर किसे कहते हैं, संक्षिप्त वर्णन करो। दूसरा, महासागरीय गतियों के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको लिख कर लाना है। उसके बाद आलोचना या सुझाव, पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना या सुझाव दिया जाता है कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ आपके शिक्षण कार्य में सुधार की आवश्यकता है, उसको पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ लिख दिया जाता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक इसको बाद में देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।